सबसे पहले ये रिपोर्ट बताती है कि हायर एजुकेशन में क्या इश्यूज़ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में तकरीबन 50,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स यानी कि HEI हैं, पर इनमें से अधिकतम ऐसे हैं जो कि सिंगल कोर्स ऑफर करते हैं और 100 से भी कम बच्चे इनरोल्ड हैं इन कॉलेजेस में। बहुत सारे कॉलेजेस फेक हैं और इन फेक कॉलेजेस को बंद करने के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। रिसर्च पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, टीचर्स का मोटिवेशन लेवल कम है। जो बच्चे इन कॉलेजेस से निकल के आ रहे हैं वो बहुत पुअर क्वालिटी के हैं। इसके बारे में हमने वीडियो के शुरू में भी बात करी। इन सब बातों को ये पॉलिसी एड्रेस करती है, जो कि एक अच्छी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि अगर आपको याद हो तो अभी तक जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से छोड़ें, उन्हें कोई भी सर्टिफिकेट या डिग्री कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जो ये बताए कि उन्होंने 2 साल या 1 साल पढ़ाई करी है। ये पॉलिसी इस चीज़ को टेक केयर करती है। अब अगर कोई बच्चा 1 साल के बाद अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देता है तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने इन विषयों में 1 साल पढ़ाई करी है। सिमिलरली अगर वो 2 साल के बाद छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, अगर 3 साल के बाद छोड़ता है तो उसे डिग्री दी जाएगी। अगर कोई बच्चा 4 साल पढ़ाई करता है तो ये माना जाएगा कि उसने एक एक्स्ट्रा साल रिसर्च पर लगाया है। एक ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगा जिसमें हर बच्चे की इंफॉर्मेशन रहेगी कि उसने कितना क्रेडिट अर्जित किया है और ये डिजिटली स्टोर की जाएगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि ये जो ABC है इसका फ़ायदा क्या है। जो लोग अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, अगर वो पढ़ाई दोबारा ज्वाइन करना चाहें तो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। ABC को देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि उन्होंने क्या कोर्स किया, कितना उनका क्रेडिट था, उसके बेसिस पर उन्हें फर्दर एडमिशन दिया जाएगा। ये बात हुई मल्टी लेवल एंट्री और एग्ज़िट की। इसमें एक और अच्छी बात है, वो ये है कि अगर मान लीजिए कि मैं हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि हिस्ट्री मुझे उतनी रास नहीं आ रही है और कल को मैं कॉमर्स में जाना चाहता हूँ तो मैं कॉमर्स में भी जा सकता हूँ। ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि पहले हमेशा ये देखा गया कि अगर किसी ने आर्ट्स में पढ़ाई करनी शुरू कर दी और वो चेंज करना चाहे तो वो चेंज नहीं कर पाता था, उसे आर्ट्स में ही ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छी बात है। सरकार होलिस्टिक एजुकेशन पे भी बात करती है। होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब ये है कि अगर आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहें तो अब आप पढ़ पाएंगे। तो आगे आगे अब आप देखेंगे कि IITs में सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं पढ़ाई जाएगी, ऐसे विषय भी पढ़ाए जाएंगे जिसमें आपका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना ही नहीं है। मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं बट आप हिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी। ये एक अच्छा कदम है। पॉलिसी की एक और अच्छी रिकमेंडेशन है, वो है मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स बनाने की। पॉलिसी ने एग्जाम्पल दिया है तक्षशिला और नालंदा का, जो कि पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आज की यूनिवर्सिटीज़ स्टैनफोर्ड और MIT का, जो नई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर मल्टीपल डिसिप्लिन्स में पढ़ाया जाता है। पॉलिसी का मानना है कि जहां जहां मल्टीपल डिसिप्लिन्स में पढ़ाया जाता है वहां पर बच्चों को बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं और उनका समग्र विकास होता है। ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी या ऐसे इंस्टीट्यूट जो बनेंगे उसमें कम से कम 3,000 स्टूडेंट्स होने ज़रूरी हैं। पॉलिसी का ये कहना है। पॉलिसी का ये भी विजन है कि आगे आगे HEIs जो हैं उन्हें या तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा, या उन्हें रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ बना दिया जाएगा, या उन्हें एजुकेशनल यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा। हर कॉलेज को स्वायत्तता दी जाएगी, ऑटोनॉमी दी जाएगी कि वो अपनी डिग्री दे सके। ये एक नया कदम है। ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये देखना ज़रूरी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर कॉलेजेस ही डिग्री देना शुरू कर देंगे तो यूनिवर्सिटीज़ का क्या होगा। पॉलिसी कहती है कि अगले 15 साल में कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलेटेड हैं वो एफिलिएशन ख़त्म कर दी जाएगी, यूनिवर्सिटीज़ एक अलग बॉडी होंगी। अब बात यह है कि अगर वो अलग होंगी तो अल्टीमेटली उनका क्या यूज़ है, क्या वो भी अपने आप में कॉलेज हो जाएंगी या सब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अपने आप में यूनिवर्सिटीज़ हो जाएंगे। इसी संदर्भ में एक और इम्पॉर्टेंट बात जो पॉलिसी कहती है वो ये है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे सारे नाम ख़त्म कर दिए जाएंगे। अब यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी रहेगी, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, जो कि एक अच्छी बात है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मास्टर्स प्रोग्राम HEIs अपने अपने हिसाब से डिज़ाइन कर पाएंगी।
अगर आपने 4 साल का कोर्स किया है तो मास्टर्स आपका 1 साल का होगा, अगर आपने 3 साल का कोर्स किया है तो मास्टर्स आपका 2 साल का होगा। इंटीग्रेटेड मास्टर्स का भी ऑप्शन दिया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एमफिल प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया गया है। जैसा कि स्कूल एजुकेशन में था, जहां 6th ग्रेड के बाद बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, इंटर्नशिप होगी, उसी तरह की प्रैक्टिकल नॉलेज देने की बात हायर एजुकेशन में भी की गई है और ये कहा गया है कि बच्चे बाहर जाकर इंटर्नशिप करेंगे। ओपन स्कूल्स की बात कर लेते हैं। ये भी कहा गया है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ओपन स्कूल की तरह भी ऐड करेंगी और ओपन स्कूल में जो भी कोर्सेज दिए जाते हैं वो अब हर यूनिवर्सिटी दे सकेगी। जैसे अभी आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, बट अब सब कॉलेजेस या सब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ये ऑप्शन दी जाएगी कि वो ऐसे कोर्सेज को रन कर सकें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को बढ़ाने की बात की गई है। ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 26% बच्चे ही यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जिसको बढ़ाकर 50% तक ले जाने की बात है। अगर इतने तादाद को बढ़ाने की ज़रूरत है अगले 10 साल के अंदर अंदर, जैसा कि टारगेट है, तो बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को खोलना पड़ेगा। इस पर बहुत लंबा काम करना पड़ेगा, तभी आप ऐसे टारगेट को मीट कर सकते हैं, अदरवाइज ये टारगेट मीट नहीं हो पाएगा। बट कम से कम पॉलिसीज़ के बारे में बात करती है, देखना ये है कि ये कैसे होगा। अब आते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ पर। बहुत सारे बच्चों की तमन्ना रहती है कि वो बाहर जाके पढ़ाई करें। अब बाहर जाके पढ़ाई करने की तमन्ना को आप देश में ही कर पाएंगे, क्योंकि ये पॉलिसी ऐसा बोलती है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ जो वर्ल्ड में हैं वो अपने कैंपसेस सेटअप कर पाएंगी इंडिया में। वो कैसे कर पाएंगी, क्या उनका फी स्ट्रक्चर होगा, ये सब डिटेल्स बाद में आएंगी। पर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी बाहर जाकर अपने कैंपसेस सेटअप कर पाएंगी। ये एक अच्छा कदम है। देखना यह है कि इससे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे दूर किया जाएगा बिटवीन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एंड बिटवीन इंडियन यूनिवर्सिटी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते इस वजह से, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं होती। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है उसे एक्सपेंड किया जाएगा। जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बच्चों को लोन्स दिए जाएंगे और जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। ये चीज़ें पहले भी चलती आ रही हैं, उसे आगे कैसे बढ़ाएंगे ये देखने वाली बात है। और आखिर में टीचर्स की बात। टीचर्स का मोटिवेशन लेवल देश में सभी जगह कम है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो। बहुत सारे कॉलेजेस में टीचर्स एडहॉक के तौर पर पढ़ाते हैं या वो गेस्ट लेक्चरर के तौर पर पढ़ाते हैं। अब आप ये मानिए कि जिस टीचर ने मास्टर्स किया है और पीएचडी किया है, उसके बाद अगर वो गेस्ट की तरह या एडहॉक की तरह पढ़ा रहा है तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा पढ़ाना और अपने आप को मोटिवेट रखना। एक रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10,000 टीचर्स जो हैं उनमें से तकरीबन 7,000 टीचर्स जो हैं वो एडहॉक ही पढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के बारे में बहुत कुछ नहीं बताती है कि वो कैसे इसे रिजॉल्व करेगी, बट कहीं कहीं ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इस तरह सीरियस है कि कैसे टीचर्स के मोटिवेशन को बढ़ाया जाए, कैसे उन्हें रिसर्च ओरिएंटेड बनाया जाए, कैसे उन्हें सेफ फील कराया जाए कि जहां वो पढ़ा रहे हैं उन्हें एनकरेज किया जा रहा है और उनके हर उस दिक्कत को परे किया जा रहा है जो फेस करते हैं। पर इसकी डिटेल्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया है। देखना पड़ेगा कि किस तरह से टीचर्स जो हैं वो इम्पैक्ट होंगे इस पॉलिसी से। एक चीज़ ज़रूर है कि क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस खुलने की बात हो रही है और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जिसकी मैंने बात करी वो बढ़ाने की बात हो रही है, अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। तो ये तो हुआ हायर एजुकेशन की बात। अब तक हमने स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों की बात कर ली है। अब हम फाइनली बात करेंगे रेगुलेटरी बॉडीज़ की। एक नई बॉडी बनाने की बात हुई है जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का काम ये रहेगा कि वो बाकी सारी बॉडीज़ को साथ लेकर कॉन्टिन्यूसली ये देखे कि जो भी इस एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ कहाँ पे त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को दूर किया जाए और कैसे साथ में लेकर आगे बढ़ा जाए जिससे कि इस पॉलिसी का जो विजन है जो अगले 20 साल का है वो धीरे धीरे अचीव किया जाए। इस आयोग पर कई लोगों ने आपत्ति उठाई है क्योंकि यूजीसी का क्या होगा और बाकी सबका क्या होगा वो सब लोग पूछ रहे हैं।
दूसरा एक और आपत्ति लोगों की ये है कि ये ऐसा लगता है कि सेंट्रलाइज किया जा रहा है सारी एजुकेशन को। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भी बात करी गई है, जो कि एक कॉमन टेस्ट लेगी बच्चों के एडमिशन के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। अब क्या यही टेस्ट मान्य होगा आगे आगे एडमिशन्स के लिए, या जो मार्क्स के बेसिस पर अभी तक एडमिशन होता है वो भी मान्य होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। एचआरडी मिनिस्ट्री अब एचआरडी मिनिस्ट्री नहीं रहेगी। एचआरडी मिनिस्ट्री का नया नाम अब एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया जाएगा, जो कि सही भी है क्योंकि अल्टीमेटली सब बात एजुकेशन की ही है। NEAT, नेशनल एजुकेशन अलायंस ऑफ टेक्नोलॉजी, एक ऐसी संस्था बनाई जाएगी जो कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ एजुकेशन और एकेडमिक्स में बढ़ाया जाए उस पे उसका पूरा फोकस रहेगा। नए नए एजुकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे। इन एजुकेशन सॉफ्टवेयर का बेसिक काम ये रहेगा कि जैसे जैसे लोग ऑनलाइन पढ़ाई करें वैसे वैसे उन्हें वो पढ़ाई करने में आसानी हो। ये सॉफ्टवेयर अलग अलग लैंग्वेजेस में बनाए जाएंगे, देश की सभी लैंग्वेजेस में बनाए जाएंगे, जिससे कि जो बेसिक आइडिया है गवर्नमेंट का और इस पॉलिसी का कि हम लोकल लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर सकें, वो इन सॉफ्टवेयर के द्वारा पूरा किया जाएगा। एक नई सर्विस इंडियन एजुकेशन सर्विसेज बनाई जाएगी। इंडियन एजुकेशन सर्विसेज में ब्यूरोक्रेट्स होंगे। ये ब्यूरोक्रेट्स का काम ये होगा कि ये प्रोफेशनल अपना जो भी इनकी एक्सपर्टीज़ है उसको यूटिलाइज करें एजुकेशन सेक्टर में। यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रार्स की अब जो भी पोस्टिंग होगी वो इसी सर्विसेज के थ्रू होगी। जो IES होंगे, इंडियन एजुकेशन सर्विसेज वाले लोग, वही लोग इन रजिस्ट्रार्स की पोजीशंस पर अपॉइंट किए जाएंगे। अब लास्ट पॉइंट ये है कि एजुकेशन पर 6% ऑफ GDP खर्च किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये रिकमेंडेशन फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो 1968 में आई थी उसमें भी थी। अब देखने वाली बात यह है कि जहां पर आज की डेट में हम अपना खर्चा 3% के आसपास कर रहे हैं, वहां पर एजुकेशन पे खर्चा हम 6% कैसे करेंगे। अगर ऐसा वाकई हम कर पाए तो आप ये देख सकते हैं कि एजुकेशन में रियली एक रेवोल्यूशन आने वाला है। तो ये थी सब अच्छी अच्छी बातें जो ये बताती हैं कि एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से हमारे देश को दिशा देने वाली है एजुकेशन के क्षेत्र में। हमने हिस्ट्री को जाना, हमने स्कूल एजुकेशन को जाना, हमने हायर एजुकेशन को जाना, और हमने ये भी जाना कि कैसे नए नए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनेंगी जो कि इस सारी पॉलिसी को आगे लेके जाएंगी। पर एक बात और, इस सब पॉलिसी में क्या इश्यूज़ हैं। ये सब बातें अच्छी अच्छी थी जो हमने अभी बात करी, पर इश्यूज़ क्या हैं। इश्यूज़ हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं की गई हैं। दूसरा इशू ये है कि चाहे 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने इनपुट्स दिए हों, पर राज्यों की क्या भूमिका रहेगी और सेंटर की क्या भूमिका रहेगी उस पर क्लैरिटी की ज़रूरत है। इश्यूज़ ये हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जब आएंगी उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनका फ़ी स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसे ऐसा तो ना हो कि डिवाइड इतना और ज़्यादा बढ़ जाए कि जिनके पास पैसे हैं वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर सकें और बाकी ना कर सकें। इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे तमाम इश्यूज़ हैं जो धीरे धीरे रिजॉल्व किए जाएंगे। एक और चीज़ है, ये पॉलिसी कानून के दायरे में कहीं नहीं आती। अभी तक ये कानून नहीं बना है। जैसे जैसे इस पर काम होगा, इसके अलग अलग पहलुओं पर काम होगा, धीरे धीरे इसे कानून में तब्दील कर दिया जाएगा। पर हाँ, ओवरऑल ये पॉलिसी अब ग्राउंड वर्क की तरह काम करेगी। इसी के बेसिस पर आगे सारे निर्णय लिए जाएंगे और इसी के बेसिस पर आगे मार्गदर्शन होगा सभी लोगों का जो कि एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ये था पूरा नई एजुकेशन पॉलिसी का लेखा जोखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय, अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके कोई सवाल हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, हम उन्हें भी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग कानूनन।